हे गाइस, स्वागत है आप सभी का राम आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया हो। तो आज से ये न्यू इनिशिएटिव है। ये न्यू इनिशिएटिव तब तक चलेगा जब तक आपका जो है वो 2023 का प्रीलिम्स नहीं हो जाता। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव? ये न्यू इनिशिएटिव है टेस्ट सीरीज। आज हमारी टेस्ट सीरीज की क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम ये जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे हमारे, वो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, कुछ आपके जीएस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा हम जितनी भी प्रकार के इंडेक्सेस योजना है जिससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज हमारी ये क्लास 1 है एंड क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। इनके आंसर्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे कैसे करना है। इनके आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप जो है वो अपना स्कोर भी मुझे बता सकते हैं कि आपका स्कोर जो है वो कितना रहा, कितने क्वेश्चंस में से जो है आपने कितने सही किए हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, छठी अनुसूची। आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, इसमें 4 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूरे देश में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। ऑप्शन 2 है, छठी अनुसूची के तहत राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत आसान है, कर ले जाएंगे। अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किस में बताया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 244 है वो बताता है हमें छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची के जो गठन की बात है वो स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों को दी गई है आर्टिकल 244 के तहत। इतना टाइम तो आपको मिल गया। अब आपने सोच लिया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो केवल बी। आखिर इसमें ऑप्शन 1 क्यों नहीं इंक्लूडेड है? ऑप्शन 1 में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम बात करें तो जो संविधान की छठी अनुसूची है वो स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन की शक्ति तो प्रदान करती ही है, उसके अलावा एडीसी। अब एडीसी क्या है? एडीसी जो इलाहाबाद के स्टूडेंट है वो कॉलेज मत समझ लीजिएगा, ये है स्वायत्त जिला परिषद। इसके पास जो है एक राज्य के भीतर कुछ विधायी शक्तियां, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती हैं। इसके तहत जैसे अगर हम छठी अनुसूची में बात करें तो 4 पूर्वी राज्यों की बात की गई है। अब 4 पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ लिखा था क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान जो है वो शामिल है, तो यानी इनको छोड़कर। लेकिन अगर बात करें इनके लिए भी जो है वो प्रशासनिक अगर प्रावधान बात करें तो शामिल किए गए हैं। उसके अलावा कुछ जो है स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं। यानी मैंने क्या बताया आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो हो गया, इनको जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान प्राप्त है। और भैया ऑप्शन 1 ये कह रहा है कि प्रावधान ही नहीं है, बताइए कैसी बात है। इसीलिए तो केवल 2 सही हो जाता है। मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल कोष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है आखिर? इसका उद्देश्य ओलंपिक खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को आजीवन मासिक पेंशन प्रदान करना है। डेफ ओलंपिक के एथलीटों को भी पेंशन का लाभ जो है वो दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। दिमाग लगाइए और हमें ये बताइए कि आंसर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाता है सेकंड का। अगर हम बात करें तो मेधावी खिलाड़ियों के पेंशन से रिलेटेड एक प्रकार का कोष बनाया गया है। ये एक तरीके की योजना है। इसका क्या है मेन पर्पस? इसका मेन पर्पस ये है कि ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और पैरा ओलंपिक में जो भी व्यक्ति शामिल हुए थे में पदक विजेताओं को खेलों से जो है उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, यानी जब कोई भी व्यक्ति जब खेल रहा है उस एक ना एक दिन जो है वो रिटायरमेंट होगा, तो
उसके रिटायरमेंट के बाद या फिर 30 वर्ष की आयु के बाद जो है वो पूरी लाइफ टाइम यानी जब तक वो जीवित रहे तो आजीवन मासिक पेंशन का प्रावधान जो है वो किया गया है। इसमें ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, उसके अलावा जो है एशियाई खेलों और पैरा ओलंपिक खेलों के पर्सन्स को भी यानी खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। कब दिया जाएगा? जब वो रिटायर हो जाएंगे या आफ्टर 30 इयर्स की एज जब वो कंप्लीट कर लेंगे तब। इसीलिए ऑप्शन 1 जो था वो क्लियर था। वहीं इसमें दिया था डेफ ओलंपिक के एथलीटों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैरा ओलंपिक खेल और एशियाई खेल दोनों को शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। ड्रैगन फ्रूट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये? यह दक्षिणी मैक्सिको और मध्य अमेरिका का स्थानीय या फिर देशज फल है। यह फल मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है और ये फल यानी कि ड्रैगन फ्रूट आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर 3, भारत में मिजोरम इस फल की खेती करने वाले राज्यों के शीर्ष पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। अगर आप ड्रैगन फ्रूट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए, कोशिश करिए, हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? अगर ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात करें तो ड्रैगन फ्रूट जो है वो दक्षिणी मैक्सिको और मध्य अमेरिका का एक स्थानीय या फिर देशज फल है। एकदम ट्रू है। ये दक्षिणी मैक्सिको और मध्य अमेरिका का स्थानीय देशज फल है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो उगाया जा रहा है। इसे जो है कई नामों से जाना जाता है, जैसे जिसमें पपीता हो गया, पिठाया हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, नाशपाती। ये सब जो है ये ड्रैगन फ्रूट के कुछ और एक्स्ट्रा नेम हैं। जैसे हर किसी के एडिशनल नेम होते हैं ना, आपके भी कुछ ना कुछ होंगे। घर में जब आपका जन्म हुआ होगा, रिंकू, मिंकू, चिंकू, पिंकी, कुछ भी इस टाइप से नेम रखा गया होगा। स्कूल में कुछ नेम रखा गया होगा, दोस्तों ने कुछ अलग ही नेम रख दिया होगा। सेम उसी तरीके से ड्रैगन फ्रूट के भी बहुत सारे नेम हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्रूट जो है वो 2 आम प्रकारों को, एक हरे रंग की परत के साथ, ये जो है ये चमकदार यानी रेड कलर का होता है जो कि ड्रैगन के समान ही होता है। वहीं पोषक तत्वों से ये बहुत ज्यादा भरपूर भी होता है और भारत में मिजोरम में इस फल की खेती करने वाले राज्यों में शीर्ष पर है अगर बात करें। इसीलिए सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। अच्छा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और सुनते जाइए स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग। ड्रैगन फ्रूट भारत में ज्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में भी इसे उगाया जाता है। बट क्वेश्चन अगर ड्रैगन फ्रूट से स्टेट पीसेस वाले पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे? मिजोरम से पूछेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उगाया जा रहा है ड्रैगन फ्रूट वो आपका मिजोरम में उगाया जा रहा है। विश्व जनसंख्या संभावना 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व जनसंख्या संभावना प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड, उर्वरता, मृत्यु दर और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन प्रमुख मानदंड है जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक विकास की गति सालाना 1% से भी कम रही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाता है? अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या संभावना के बारे में तो विश्व जनसंख्या संभावना को जो है वो फर्स्ट टाइम बात करें अगर तो 1951 से द्विवार्षिक तौर पर जो है वो विश्व जनसंख्या संभावना को प्रकाशित किया जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? विश्व जनसंख्या संभावना प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसके द्वारा जो है वो नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें विश्व जनसंख्या संभावना का जो है हर साल यानी प्रत्येक संशोधन जो है वो 1950 में शुरू होने वाले जो जनसंख्या संकेतक थे
उनके इसमें जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास था। सो अगर क्वेश्चन नंबर इसकी बात करें कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, तो आपके सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1950 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था 2020 में कि जो इसकी वैश्विक विकास दर थी वो 1% से भी कम थी। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था 1950 के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआर एग्री एक्सपोर्ट हब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इसने पिछले 6 वर्षों में, यानी कि अगर हम बात करें 2016 और 2017 से लेकर 2021 से 2022 तक कृषि उत्पादों के निर्यात में 80% से अधिक की वृद्धि देखी गई। सेकंड ऑप्शन है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में लगभग सभी कृषि और बागवानी फसलों को उगाने के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति एवं मृदा जो है वो मौजूद है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। सो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, सो दिमाग लगाइए कि कौन सा आंसर जो है वो सही होना चाहिए। अगर हम बात करें कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण की, यानी APEDA की, इसने जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में उगाए जाने वाले जो कृषि और जो बागवानी उत्पाद होते हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार की जो है वो रणनीति तैयार की गई है। इसी वजह से उसी रणनीति के चलते अगर हम देखते हैं तो 2016 से 2017 तक में जो कृषि उत्पादों का निर्यात है वो लगभग 80% से भी ज़्यादा जो है वो हो गया है। अगर हम बात करें तो लगभग जो है पिछले 6 वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात में लगभग जो है वो 85.34 की लगभग जो है वो वृद्धि देखी गई है। सो इसी वजह से दोनों के दोनों ऑप्शंस एकदम जो है वो करेक्ट हैं। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर जो है वो लगभग कृषि और बागवानी फसलों को उगाने के लिए अनुकूल जलवायु की स्थिति है, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। वहीं एनसीआर के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब जो है वो हब पहल में बांग्लादेश, भूटान, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप जो है वो शीर्ष निर्यात में भी कंट्रीज जो हैं ये आती हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत की गई है। सेकंड ऑप्शन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981 को भंग कर दिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने से एक फायदा ये भी होगा कि करंट के एमसीक्यू भी आपके सॉल्व होते जाएंगे, चाहे वो आपका योजना हो, कुरुक्षेत्र हो या बड़े बड़े कोई भी न्यूज़पेपर्स हो, आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की हम बात करें, CAQM। सो इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका सही नहीं है, एंड ऑप्शन फर्स्ट जो है वो एकदम करेक्ट है। और इसी कारण जो है केवल एक आपका आंसर सही हो जाता है, बी सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 ने जो है 1998 में एनसीआर में स्थापित जो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण था उसको भी जो है वो भंग कर दिया गया था। यहाँ पे क्या लिखा था? 1986 को भंग कर दिया गया। सो इसी कारण जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि 1998 में किया गया था, यहाँ पे 1986 लिखा है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गड़बड़ी थी और कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन ये अगेन लग गया है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जमानत के लिए भारतीय कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CRPC
जमानती अपराधों के लिए न्यायाधीशों को जमानत देने का अधिकार देता है। सीआरपीसी जमानत शब्द को परिभाषित करता है तथा भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत भी करता है। वहीं ऑप्शन थर्ड ये कहता है कि गैर जमानती अपराध संज्ञेय हैं और पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी दो और तीन, डी एक और तीन। सो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए? कौन सा करेक्ट आंसर? अगर हम बात करें सीआरपीसी जो है वो जमानत वर्ड यहाँ पे लिखा है परिभाषित करता है। सीआरपीसी जो है वो जमानत वर्ड को कभी परिभाषित ही नहीं करता। अगर बात करें लेकिन जो दंड संहिता है उसके तहत अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत जरूर करता है। ये सारे ऑप्शंस जो थे वो सही थे, बस यहाँ पे क्या लिखा है परिभाषित करता है, तो परिभाषित नहीं करता। ओनली जो है सीआरपीसी जमानत वर्ड को वर्गीकृत करता है और दोनों ऑप्शंस एकदम करेक्ट हैं। तो यानी एक भी करेक्ट है और तीन भी करेक्ट है, सिर्फ दो करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है क्या कोई आंसर इसमें? जी बिल्कुल दिख रहा है। तीसरा नंबर जो है वो एक और तीन है, इसी वजह से आपका डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाता है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें जो है यानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड है उन्होंने स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की। ऑप्शन थर्ड उन्होंने 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्ग की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? किसी के दिमाग में आ रहा है? अच्छा, अगर हम बात करें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के डेट ऑफ बर्थ की, बर्थ डेट है इनकी 1861 और डेथ डेट है 1944, यानी ईयर है, सॉरी डेट नहीं है। अगर हम बात करें इसमें करेक्ट आंसर की कि कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो है वो सारे के सारे एकदम करेक्ट आंसर हैं। उसके अलावा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को जो है एक राष्ट्रवादी के रूप में वो चाहते थे कि बंगाल जो है वो उद्यम की दुनिया में बहुत आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने जो है वो 1901 में ही बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क की जो है वो स्थापना की थी। तो काफी ज्यादा जो है वो बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते थे और यही कारण था। चलिए, सरकारी ई मार्केट प्लेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है ये? ऑप्शन वन, यह सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। ऑप्शन सेकंड, सरकारी ई मार्केट प्लेस पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मंत्रालयों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिए, प्रीलिम्स में जब दिमाग प्रेशर में होता है तो बहुत बार ये गलती होती है। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? अगर हम बात करें सरकारी ई मार्केट प्लेस की, तो इस संबंध में जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका डी है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। सरकारी खरीद जो एक मेथड होता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये वो उसको ई मार्केट प्लेस को जो है वर्ष 2016 में लॉन्च किया था। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है वो इसका नोडल मंत्रालय है। वहीं अगर बात करें ये मंत्रालय है, ये अलग अलग केंद्रीय और राज्य सरकारों के जितने भी विभाग हैं, संगठन हैं, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, उनके द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की जो भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनकी ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक एक प्रकार का जो है ये खरीद पोर्टल है। यहाँ पे लिखा था राष्ट्रीय सार्वजनिक पोर्टल है, ये नहीं है। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आज का लास्ट क्वेश्चन है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जन्म के समय लिंग अनुपात में प्रतिवर्ष 2 अंकों के सुधार का लक्ष्य रखा है। सेकेंड ऑप्शन, योजना शून्य बजट विज्ञापन और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से करेक्ट आंसर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये योजना है, और आप सभी को पता होगा कि योजनाओं वगैरह से, इंडेक्सेस से हर साल आपको 1-2 क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो दिमाग लगाइए, कर ले जाएंगे। अगर इसमें ऑप्शंस की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, और सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट होने के कारण जो है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ये थी हमारी आज की क्वेश्चंस, ये थी हमारी आज की पहली क्लास। इसे यहीं तक रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे इसी समय पर कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को।